गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीजी फाउंडेशन क्लासेज। कल हम बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हमने हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। आज हम हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। जो भी उसके टॉपिक्स हैं, जो भी उसके टाइप्स हैं, उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। संकरण हमने कल इसका लास्ट इंट्रोडक्शन देखा था थोड़ा। तो संकरण है क्या, इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक समान ऊर्जा वाले या अलग अलग ऊर्जा वाले, देखना, जब दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले और विभिन्न आकार या समान आकार वाले कक्षक मिश्रित होकर नए समान ऊर्जा व समान आकार वाले कक्षकों का निर्माण करता है। देखिए, संकलन क्या है, मैंने कहा जब दो या दो से अधिक समान ऊर्जा वाली, मतलब उनकी एनर्जी लगभग समान हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें, उनका आकार या उनकी आकृति वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। देखिए, सेम कैसी होगी, हम बात करें जैसे सपोज पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में तीन होते हैं आपके। हम यहाँ पे बात करें, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड, या एक्चुअल में हम इसको पी जेड लिखते हैं तो ये आपका पी वाई लिखा जाता है। आप कुछ भी लिख सकते हो। वैसे हम बात करें यहाँ से, इन तीनों के स्ट्रक्चर सेम होती है, तीनों की स्ट्रक्चर सेम होती है और इनकी एनर्जी सेम होती है। तो मैंने कहा लगभग समान ऊर्जा वाले, एनर्जी सेम है। दूसरी बात, विभिन्न आकार हो सकते हैं और समान आकार। समान आकार की हमने बात की, विभिन्न आकार कैसे हो सकते हैं, देखना, एस ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। अब एस और पी होता है डम्बल साइज। दोनों हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगी तो होगा क्या, दोनों की जो स्ट्रक्चर है, दोनों का जो साइज है, दोनों का शेप है, ये डिफरेंट है। तो बात समझ में आई होगी आपको। मैंने क्या कहा आपसे, जब दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले समान आकार या विभिन्न आकार वाले कक्षक मिश्रित होकर नए कक्षक फॉर्म करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संकरण। इसे संकरण कहा जाता है। हमने संकरण की डेफिनेशन की बात की है। अब संकरण के नियम क्या हैं, कि क्या इन्वॉल्व होंगे, क्या इन्वॉल्व नहीं होंगे, किस तरीके से फॉर्म होगा, किस तरीके से फॉर्म नहीं होगा। या हम बात करें आपकी सिग्मा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे या पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, तो आपको वो वाली बातें करनी है। तो देखिए, हम इसके नियमों की बात करें। अगला टॉपिक है, इसी में है आपका संकरण के नियम। तो पहली बात तो क्या है कि जो हाइब्रिडाइजेशन में जो भी संकरण में इन्वॉल्व होंगे, जो भी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, उन सब की एनर्जी लगभग इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होने का मीन्स क्या है यहाँ पे, जैसे सपोज आपने लिखा 4s 4s 4p और 4d,
इसके बाद में आपका सपोज 5s। तो मेरा कहने का मतलब ये है इन तीनों की एनर्जी लगभग सेम होगी। क्यों सेम होगी? तो ये तीनों के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, वो क्या है भाई? सेम है। इसलिए ये आपके इन्वॉल्व होंगे। दूसरी बात, यदि इन्वॉल्वमेंट में आवश्यकता होती है तो आप 4 के साथ 5 भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे हम उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। देख रहे हैं आप लोग? देखिए, पहले नियम की बात करें तो संकरण का पहला नियम क्या है? संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। ये पहला नियम है आपका कि संकरण में जो भाग लेने वाले जो कक्षक है उनकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं, जैसे संकरण में सपोज दो ऑर्बिटल ने आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ, दो ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, तो नए बनने वाले कक्षक कितनी होंगी? तो नए बनने वाले कक्षकों की जो संख्या होगी वो सेम होगी। जितने इन्वॉल्वमेंट में है उतने ही नए प्रोडक्ट में ऑब्टेन होंगे आपको। तो देखिए, दूसरी बात, संकरण में बनने वाले कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। पहली बात, ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। ऊर्जा समान होने के साथ क्या होगा? दूसरी बात इसी में, संरचना सभी की समान होती है। संरचना, आकार, आकृति, ये क्या होंगे? सभी के समान होंगी। ठीक है। दूसरी बात आपकी ये होगी कि ऊर्जा समान होगी और बनने वाले जो भी नए कक्षक होंगे उन सभी की आकृति क्या होगी? समान होगी। अगली बात करें हम यहां से, तीसरी बात, संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में, उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण होता है। मैंने कहा कि दो ऑर्बिटल यदि इन्वॉल्व है तो वो दो ही ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। यदि चार ऑर्बिटल हैं तो चार ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जितनी संख्या में इन्वॉल्वमेंट है उतनी ही संख्या में आपको प्राप्त होंगी। अगली बात करें, संकरण के फलस्वरूप बनने वाले कक्षकों को हाइब्रिड या संकरित, हाइब्रिड या संकरित कक्षक कहते हैं। मैंने क्या कहा? जो भी आपके नए ऑर्बिटल बनेंगे उनको आप क्या कहोगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो नए कक्षक बनेंगे क्या कहेंगे? उन्हें हम संकरित कक्षक कहेंगे। अगली बात करें हम इसे, चौथे नंबर की बात करें तो संकरण में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट होते हैं या ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट होते हैं, हम इसकी बात करें एक बार। तो ये ऑलवेज आपको रिमेंबर रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑलवेज आपके ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट होते हैं।
मैंने क्या कहा, इस संकरण में हमेशा कक्षक भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा, संकलन में क्या भाग लेते हैं, कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। कक्षक भाग लेने से क्या पता चला हमें, देखिए हम बात करें यदि P3 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एक बार आप ध्यान से समझना, इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं मैं, या मैं P6 कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं मैं, यदि हम इलेक्ट्रॉनिकली देखें तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हैं। P3 भी आपका स्टेबल है और P6 भी आपका स्टेबल है, बिकॉज ये आपका हाफ फील्ड है और ये आपका फुल फील्ड है। तो जब ये यदि स्टेबल है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, बट मैंने कहा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पार्टिसिपेट कौन करते हैं, आपके ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए करना क्या है आपको, हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो या आपका एम्प्टी हो, ऑलवेज वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम अगली बात करें इसकी। तो देखिए संकलन में हमेशा इलेक्ट्रॉन भाग, वो कक्षक भाग लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन, अतः रिक्त, एम्प्टी, अर्धपूरित, अर्धपूरित, हाफ फील्ड एंड पूरित, फुल्ली फिल्ड कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। तो यहां पे हमने चार नियमों की बात की अभी हाल फिलहाल। पहला नियम क्या है कि संकलन में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। दूसरी बात हमने की कि संकलन में बनने वाले कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। इसी में हमने बात की कि जो भी नए कक्षक बनेंगे उनकी आकृति, संरचना और आकार भी क्या होगा, समान होगा। संकलन में जितने कक्षक भाग लेंगे नई संख्या में उतने ही कक्षक आपके क्या होंगे, फॉर्म होंगे। अगली बात की कि संकलन में जो भी नए कक्षक बनते हैं, संकलन में इन्वॉल्वमेंट हुआ, नए कक्षक फॉर्म हुए और नए कक्षक फॉर्म होने के बाद में हम उन नए कक्षकों को क्या कहते हैं, हम उन नए कक्षकों को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरित कक्षक। फिर हमने अगले मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट बात की, वो बात क्या है, वो बात ये है कि संकलन में कक्षक भाग लेते हैं, ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट होता है हाइब्रिडाइजेशन में, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यही कारण है कि आपके हाफ फील्ड, आपके एम्प्टी और आपके फुल फील्ड जो आपके ऑर्बिटल होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट होते तो हाफ फील्ड, फुल फील्ड ये आपके इन्वॉल्वमेंट नहीं होते। इससे पता चला हमें कि क्या इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट होते हैं। अगले नियम की बात करें, पांचवें नियम की, तो जो आपका संकलन होता है, संकलन से निर्मित संरचना या निर्मित कक्षक की संरचना, या मैं इसी को बात करूं कि संकरित कक्षक की संरचना क्या होगी, देखिए इधर संकरित कक्षक की संरचना कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस टाइप की संरचना का या इस टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म क्यों हुई। तो आप इस टाइप की संरचना फॉर्म क्यों हुई, इसके लिए अपना पिछला लेक्चर, लास्ट लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्शन हाइब्रिडाइजेशन वाला, उसको देखिए आप। ठीक है, तो देखिए हमने कहा ये इसका सेंटर है, ये इसकी लार्ज लोब है, ये इसकी बड़ी पाली है।
ये इसकी स्मॉल लोब है, छोटी पाली। तो देखिए ये जो आपकी लार्ज लोब है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अधिक है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है आपकी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है आपकी? मैक्सिमम है आपकी। मैंने यहाँ पे कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है। दूसरी बात हमने यहाँ पे की, ये आपकी जो स्मॉल लोब है इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? मिनिमम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है आपकी? मिनिमम है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सर्वाधिक यहाँ पे है और न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सर्वाधिक यहाँ पर है। आपको ये समझ में आया स्ट्रक्चर क्यों बनी? लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने। अब देखिए हम अगले नियम की बात करें। देखिए अगला नियम क्या है आपका कि संकरण में आपका वेस्पर थ्योरी जो होती है, वेस्पर जो सिद्धांत होता है आपका, वो भी यहाँ पे काम आता है। क्योंकि संकरण में कुछ डिस्टोर्टेड मॉलिक्यूल होते हैं, विकृत परमाणु अणु होते हैं, उनके बारे में वेस्पर थ्योरी के बारे में बात करते हैं वहां से। तो अगली बात यहाँ से हम क्या करें कि आपका जो संकरण होगा, संकरण में जो प्रतिकर्षण क्रम होगा, प्रतिकर्षण क्रम, मैं आपको बता रहा हूं ये प्रतिकर्षण क्रम क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वेस्पर सिद्धांत, उसके बारे वहां पे हम इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लोन पेयर और लोन पेयर, ये क्या आपका लोन पेयर है। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन लगेगा ये मैक्सिमम होगा। उसके बाद में जो रिपल्सन लगेगा लोन पेयर और किसके बीच में लगेगा? बॉन्ड पेयर। और सबसे कम जो रिपल्सन लगेगा वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में लगेगा। आपको ये ऑलवेज रिमेंबर रखना है। ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे आपकी आइडियल स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, आइडियल शेप या आइडियल ज्योमेट्री फॉर्म होगी आपकी। इन दोनों की बात करें तो ये होगी आपकी डिस्टोर्टेड। डिस्टोर्टेड रीजन क्या है? जो आपकी आइडियल स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में कुछ विकृति हो जाती है, उसे किसके कारण होती है? इन लोन पेयर और लोन पेयर के कारण होती है। ठीक है। तो अगला नियम आपको समझ में आया कि प्रतिकर्षण का क्रम क्या होता है। अगला लास्ट नियम की बात करें हम, लास्ट नियम क्या है आपका? तो ये ध्यान रखना है आपको संकरण में पाई बंद बनाने वाले कक्षक भाग नहीं लेते हैं। ये मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी कि संकरण में पाई बंद बनाने वाले जो कक्षक हैं वो भाग नहीं लेते हैं, केवल सिग्मा बंद बनाने वाले कक्षक भाग लेते हैं। देखिए अभी हम हाइब्रिडाइजेशन डिटेल से पढ़ रहे हैं, ये आपके 11th वालों के भी काम आने वाला है, 12th में भी आपके काम आएगा, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काम आएगा, आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ये काम आने वाला है, बीएससी फाइनल ईयर में ये काम आने वाला है, आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपकी सेकंड यूनिट है आपकी, तो वो ये सब जगह काम आने वाला है। इसके अलावा आईआईटी और नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, ये मान के चलिए आप फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, बट आईआईटी और नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक या दो क्वेश्चन ऑलवेज आपके आते हैं, डायरेक्टली एक दो क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली ये बहुत काम आने वाला टॉपिक है। एक बात ये आप याद रखना कि अभी हम डिटेल से बात कर रहे हैं, फिर हाइब्रिडाइजेशन आप सेकंडों में कैलकुलेट करोगे। हमारे पास वो ट्रिक है जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन
2 से 3 सेकंड में कैलकुलेट करोगे। तो उसके बारे में एक बार हम डिटेल से पढ़ेंगे और फिर लास्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम शॉर्ट टाइम में बात करेंगे कि किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगी, किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, आइडियल स्ट्रक्चर है या डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर है। तो हमारे एक भी लेक्चर को आप मिस मत करना, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे हमने लॉज की बात की, हमने हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उसके लॉ हो गए। अब हम हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन देखते हैं कि एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन क्यों हो रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में वो है हमारा कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन करने की शर्त क्या है, संकर क्यों हो रहा है एक्चुअल में, कि हमें संकर की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहली बात तो ऑलवेज ये ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक हाइपोथेसिस है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक हाइपोथेसिस है, ये ध्यान रखना आप। ये आपकी एक्चुअल कोई प्रैक्टिकली थिंग नहीं है, ये आपकी हाइपोथेसिस है ओनली हो, कि आपके केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ये हाइपोथेसिस दी गई। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली एक्चुअल में ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हाइपोथेसिस है केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए। तो देखिए कोई भी आपका मॉलिक्यूल होता है, देखिए हम है, आप लोग हो, कोई भी है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, सभी को स्टेबिलिटी चाहिए। अब स्टेबिलिटी कैसे होगी, हमको यदि अच्छा रहना मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, पैसे हैं, अच्छी स्टडी मिल रही है, तो वो हम लोगों की स्टेबिलिटी है। प्लांट को यदि टाइम पे न्यूट्रिशन प्राप्त हो रही है तो वो प्लांट की स्टेबिलिटी है। एनवायरनमेंट अच्छा है, वो प्लांट की स्टेबिलिटी है। वैसे ही किसी भी मॉलिक्यूल के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है। तो देखिए स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी के लिए मैं बात करूं तो मॉलिक्यूल्स में 2 टाइप की स्टेबिलिटी होती है। पहली स्टेबिलिटी क्या होती है, देखिए 2 टाइप की स्टेबिलिटी होती है यहाँ पे। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, एक होती है आपकी स्टेरिकली स्टेबिलिटी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी किस किस को रिप्रेजेंट करता है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, और आपका एम्प्टी। इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। स्टेरिकल स्टेबिलिटी क्या कहता है, आपका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होना चाहिए। बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे मैं किसी एग्जांपल को लेके बात करूं, जैसे सपोज मैंने ये बात की, ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये आपका एस हो गया, ये आपका पी हो गया। ये बात है ग्राउंड स्टेट की बात है। यदि मैं एक्साइटेड स्टेट में बात करूं तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होने वाला है बेटा, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट हो जाएगा आपका। अब आप मेरे को ये बताइए, ये स्फेरिकल है, एस ऑर्बिटल क्या होता है आपका, स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल क्या होता है आपका, डम्बल साइज होता है। यहां पे जो बॉन्ड एंगल होता है तीनों में, वो आपका कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अब देखिए 90 डिग्री की कंडीशन क्या हो गई, जैसे एक ये है और ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल है, पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल है बट स्टेरिकल स्टेबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल है इसलिए तो ये बात करें, ये हैप्पी होगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल है। बट स्टेरिकल स्टेबल की हम बात करें तो ये बेचारा सैड होगा आपका। अब बातें क्या है कि ये इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा। अब देखिए इसकी बात करें, ये इलेक्ट्रॉनिक भी स्टेबल है, हाफ फील्ड है, और ये स्टेरिकली भी आपका स्टेबल है। बट ये आपका क्या है,
ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल है, बट आपका स्टेरिकल स्टेबल नहीं है ये आपका। ठीक है, अब ये उतने मन से इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जितने मन से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ना, उतने मन से इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो बात समझ में आई? तो आप यदि वो आपका हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, तो उसका आपको देखना होगा कि क्या रीजन है। यदि वो हाफ फील्ड होता है, फुल फील्ड होता है, या एम्प्टी होता है, स्टेरिकल अनस्टेबल होता है, या स्टेरिकल अनस्टेबल नहीं होता है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं हम इनके बारे में डिटेल से बातें करेंगे, तो ध्यान रखना आप। देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी है, स्टेरिकल स्टेबिलिटी है, इनके बारे में जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, मैं आपको हर टाइप के हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल है या इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल नहीं है। ठीक है, या ये स्टेरिकल स्टेबल है या स्टेरिकल स्टेबल नहीं है। तो पहला, अब हम बात करें यहाँ से कि आपके हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, या कोई भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपके टू टाइप्स के हैं आपके। एक होते हैं हाइब्रिड मॉलिक्यूल, एक क्या होते हैं बेटा, हाइब्रिड मॉलिक्यूल होते हैं एक आपके, एक आपके होते हैं नॉन हाइब्रिड। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, नॉन हाइब्रिड मॉलिक्यूल में दो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल होना चाहिए ये, और ये क्या होना चाहिए, स्टेरिक स्टेबल होना चाहिए। देखिए, मैं आपको कोई डायरेक्ट एग्जांपल नहीं लिखा था कि नॉन हाइब्रिड मॉलिक्यूल क्या होते, मैं आपको एक्चुअल रीजन बताऊंगा कि वास्तव में क्या रीजन है कि ये हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अभी तक हो सकता है नीट वाले स्टूडेंट्स, आईआईटी वाले स्टूडेंट्स जो भी होंगे, फाउंडेशन वाले, उनको डायरेक्ट केवल एग्जाम्पल लिखाए गए हों, बट मैं आपको उन एग्जाम्पलों के पीछे का लॉजिक बताने वाला हूं कि वही एग्जाम्पल क्यों लिखाए गए हमें, या उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही क्यों हुआ। तो मैं वो लॉजिक बताऊंगा आपको, आप क्लास में बने रहिएगा, नेक्स्ट क्लास जो भी आती है आपकी, उन क्लासों में सभी में बने रहिएगा आप, मैं आपको उस चीज का लॉजिक बताऊंगा। तो देखिए, हाइब्रिड मॉलिक्यूल की बात करें, तो हाइब्रिड मॉलिक्यूल में कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं यहाँ पे, sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, dsp2 या sp2d होता है। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी सी चीज। sp3d होता है, या dsp3 होता है, sp3d2 होता है, या d2sp3 होता है, sp3d3 होता है। तो इन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन का ध्यान रखना, यह हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होता है, उपसह संयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन या उपसह संयोजक यौगिकों में होता है ये। ठीक है, बाकी आपके उपसह संयोजक में ये भी होता है आपका, और ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी होता है, दोनों में होता है। बट जो आपका DsP2 है या sp2d है, ये ओनली किस में होता है, उपसह संयोजक यौगिकों में होता है। अब आज हम बात करने वाले हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए sp नाम में ही है, s और क्या भाई p, नाम में क्या है sp। देखिए, पहला हाइब्रिडाइजेशन बात करने वाले हम sp हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जब संकरण में एक S व एक P। देखिए, ये एक मत लिखना, मैथ वाला वन नहीं होता है, मैथ वाले वन का मतलब हो गया 1s, 1s का मतलब पहली कक्षा का ऑर्बिटल। बट मैं क्या कह रहा हूं, ऑर्बिटल एनी सेल का हो सकता है, कोई भी सेल हो सकती है आपकी ऑर्बिटल में, बट जो उसका नंबर होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो वन होगा। ठीक है ना, तो एक S और एक P भाग लेते हैं, जब संकलन में एक S और एक P भाग लेते हैं, तो देखिए अब एक बात बताइए, एक S और एक P, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्वमेंट है, दो, तो फॉर्म भी दो होंगे। तो देखिए, तो दो sp
कक्षक निर्मित होते हैं। मैंने क्या कहा, जब संकलन में एक एस और एक पी कक्षक भाग लेगा तो दो एसपी कक्षक निर्मित होते हैं, इसे एसपी संकलन कहते हैं। इसे क्या कहने वाले हैं हम, एसपी संकलन कहने वाले हैं। तो देखिए हमने कही ये आपका एस ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, पी ऑर्बिटल आपका ये हो गया। तो मैं थोड़ा छोटा बनाता हूं थोड़ा, ये आपका एस हो गया, ये आपका पी हो गया। देखिए पी कोई भी हो सकता है, पी एक्स हो सकता है, पी वाई हो सकता है, पी जेड हो सकता है, तीनों की जो शेप होती है वो सेम होती है। तो देखिए हम इसकी कुछ भी सिमेट्री मानते हैं, इसकी सिमेट्री सपोज पॉजिटिव मानी, इसकी सिमेट्री नेगेटिव हो जाएगी, इसकी सिमेट्री आप चाहे पॉजिटिव मानिए क्योंकि ये इक्वल है, एक गोला है, स्फीरिकल है ये, तो सपोज हमने इसकी माइनस मानी है, प्लस भी मान के चलना, नो प्रॉब्लम। ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो जब सेम सिमेट्री इन्वॉल्व होती है तो आप इंटरफेरेंस में पढ़ते हो व्यतिकरण, आपका फिजिक्स में टॉपिक है व्यतिकरण, वहां पे आप पढ़ते हो कि जब सेम सिमेट्री की वेव होती है जो कंबाइन होती है तो उनका एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, वो बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वैसे ही सेम यहाँ पे होगा, ये दोनों मिलेंगी, नेगेटिव और नेगेटिव मिलेंगी, तो यहाँ पे एक लोब आपकी क्या होगी, लार्ज हो जाएगी। एक लोब क्या होने वाली है आपकी, लार्ज होने वाली है, और दूसरी लोब आपकी क्या होने वाली है, देखना, ये लोब और ये लोब दोनों इंटरैक्ट हुई, और देखिए जब ये अपोजिट सिमेट्री कंबाइन होंगी तो ये क्या होगा, ये एक स्मॉल लोब आपकी फॉर्म होगी, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था डिटेल में। तो ये आपके एसपी ऑर्बिटल है, कौन से ऑर्बिटल है ये आपके, एसपी ऑर्बिटल है। तो देखना आप इसको, हाँ देखिए इसके बारे में और बात करें हम, देखना हमने यहाँ पे दो ऑर्बिटल आपके इन्वॉल्व हुए, एक एस हुआ, एक आपका पी हुआ, ये एस हो गया, ये आपका पी हो गया। कक्षक कितने फॉर्म होंगे आपके, दो, एक आपका ये फॉर्म हुआ, एक आपका ये फॉर्म हुआ। दोनों की जो शेप है वो सेम है, ये दोनों सेम एनर्जी, सेम स्ट्रक्चर, सेम शेप होगी इनकी, इन्हें बोलेंगे हम लोग एसपी ऑर्बिटल, ठीक है। इसके एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ एसपी हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप से होता है। एग्जांपल देखिए एग्जाम्पल बात करें हम BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड की बात करें, तो देखिए आपको करना क्या है, एक एक स्टेप आप समझिए। सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम देखना है, इसमें इसमें आपका सेंट्रल एटम क्या है, ठीक है, इसमें आपको सेंट्रल एटम आपको देखना है। तो आपको पता चला होगा सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, बी। देखिए बी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, बताओ, बीई का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2, क्लियर ये वाली बात। अब देखिए मैं इसको 1s ये मैंने फॉर्म किया, ये 2s में 2 है। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में एक बात बताई कि ऑलवेज आउटर मोस्ट जो आपके ऑर्बिटल होते हैं, देखिए हम इसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं, हाँ इधर बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, इस संकरण में सबसे बाह्यतम कक्षक भाग लेते हैं, ठीक है, संकलन में सबसे बाह्यतम कक्षक भाग लेते हैं।
अब देखिए आप यहाँ पे सबसे बाह्यतम जो ऑर्बिटल है वो आपका 2s है। 2s के बाद में हम बात करें यहाँ पे तो आपका वो 2p होने वाला है। 2p में 0 आपके इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए आप, मैं इसको एम्प्टी बनाया मैंने, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। हाँ, ये इसकी कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? जो आपका आउटर ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन है ये आपका एक्साइट हो जाएगा, तो ये इसमें आ गया। अब आप देखिए आपको बॉन्ड कितने फॉर्म करने हैं, या हम बात करें इस बीई के साथ, इस बीई के साथ कितने आपके एटम्स यहां पे जुड़े हुए हैं। देखिए यहां पे इस बीई के साथ कितने एटम्स जुड़े हुए हैं? यहाँ पे 2 एटम्स। और आपको 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपको अकेले इलेक्ट्रॉन चाहिए 2। यदि आपको 2 एटम्स जोड़ने हैं तो यहाँ पे 2 एटम्स हुए, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और क्या बनाया? sp। क्या बनाया? sp। देखिए दो भाग लिया, 2 ही फॉर्म होंगे, दो ने भाग लिया, कितने फॉर्म होंगे? 2 ही आपके फॉर्म होने वाले हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो देखिए यहां से मैंने कहा ये आपका sp हो गया, ये भी आपका sp, ये भी आपका sp है। यहाँ पे 1 क्लोरीन जोड़नी है आपको, ये हमने यहाँ पे आपकी 1 क्लोरीन ये जोड़ दी, 1 क्लोरीन ये जोड़ दी। अब देखिए 2 ऑर्बिटल आपके फॉर्म हुए हैं। ठीक है, 2 ऑर्बिटल फॉर्म होने के साथ अब मेरे को एक बात बताइए कि 2 ऑर्बिटल है, एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाए कि वो मैक्सिमम दूरी पे हो और मिनिमम रिपल्सन लगे। तो देखिए ये 90 डिग्री कंडीशन है, यदि वो एक दूसरे से 180 पे होंगे तो ये 180 बॉन्ड एंगल है और इससे मैक्सिमम दूरी पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के मैं क्या कहने वाला हूं कि यहाँ पे जो संरचना बनेगी, जो ज्यामिति बनेगी आपकी, वो ज्यामिति कौन सी बनेगी? आपकी रेखीय है, जिसमें आपके देखिए ये आपका बीई है, बीई रे दो आपके, देखिए बीई ने आपके 2 कक्षक फॉर्म किए हैं अपनी, बीई ने कौन कौन से? देखिए ये एसपी, इसकी छोटी वाली ये रही, ये एसपी इसकी छोटी वाली ये रही, ये बीई ने फॉर्म किए। अच्छा सीएल की बात करें तो सीएल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, 17 नंबर पे है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है भाई? पी में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है? पी में। और पी कैसा होता है? डंबल साइज होता है। तो मैंने यहाँ पे ये आपका सीएल लिखा, इसकी ये डंबल स्ट्रक्चर बनाई मैंने, ये सीएल हो गया आपका, ये इसकी डंबल स्ट्रक्चर बनाई मैंने। इधर भी हम बात करें इस सीएल की, मैंने क्या बनाई? डंबल स्ट्रक्चर बनाई। यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ये मैंने इसकी डंबल स्ट्रक्चर बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये बीई है, इसके साथ एक सीएल इधर ऐड है, एक सीएल इसका इधर ऐड है, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री। तो स्ट्रक्चर कैसी हो गई? रेखीय या लीनियर? तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट एग्जांपल है आप इसको एक बार लेक्चर को देखना, नेक्स्ट एग्जांपल हम कल बात करते हैं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ से एथीन की बात करेंगे, काफी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, एथाइन है आपका। ठीक है, तो हम उनकी बात करने वाले हैं। इसके अलावा आपका BeCl2 की बात हो गई, BeF2। ठीक है, इनके बारे में भी हम कल बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में उम्मीद करता हूँ आप जरूर प्रेजेंट होंगे क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर कल मिलते हैं इसी टाइम, मॉर्निंग 8 बजे। थैंक यू।